हाँ देख लो। तो एक्चुअली यहाँ पे हम दो इंडक्टेंस पढ़ने वाले, एक सेल्फ इंडक्टेंस और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये जो है अपने, ये जो है इसके इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो इफेक्ट्स है। एक को सेल्फ इंडक्टेंस बोला जाता है और एक को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक, एक को म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली में अभी तक हमने जो पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, या तो कोई एक्सटर्नल सोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट पकड़ लो, बराबर है, या बार मैग्नेट पकड़ लो, उसकी वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे, बराबर है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही एक इफेक्ट होता है जिसकी वजह से किसी कॉइल में हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली फैराडेज लॉ ने जो फैराडेज लॉ में जो पढ़ा हमने पढ़ा था, या फैराडेज ने जो बताया था उसके अकॉर्डिंगली अगर जाते हैं तो हमने पढ़ा था किसी कॉइल्स के साथ लिंक्ड, किसी कॉइल के साथ लिंक्ड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है टाइम के साथ, तो उस कॉइल में क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। और लेंस लॉ ने उस ईएमएफ की डायरेक्शन बताई थी, ठीक है। उन्होंने ये बोला था कि वो ईएमएफ ऐसे इंड्यूस्ड होता है कि उसकी वजह से जो करंट बहेगी उस कॉइल में, उसकी वजह से जो करंट बहेगी वो ऐसे बहेगी कि जो चेंज इन फ्लक्स है जिसकी वजह से वो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, बराबर है, उस चेंजिंग फ्लक्स को क्या करेगी, वो अपोज करने की कोशिश करेगी। अगर इंक्रीमेंट होगा तो उसको डिक्रीज करने, अगर चेंजिंग फ्लक्स का इंक्रीमेंट हो रहा होगा तो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगी, और चेंजिंग फ्लक्स का अगर डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीज हो रहा होगा तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्फ, पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, एक नया इलेक्ट्रिक डिवाइस, जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है, जैसे हमने कैपेसिटर, बराबर है, कैपेसिटर, रेजिस्टर, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, बराबर है। तो वैसे हम एक नया और डिवाइस एक पढ़ने वाले, ठीक है। उसका नाम है अपना इंडक्टर। उसका नाम क्या है, इंडक्टर। सेम सब स्टोरी सेम ही होगी, ठीक है, बस टर्म अलग है, ठीक है। तो जैसे अभी आप आपका मान का चले एक टेबल है, बराबर है, टेबल में आपका एक कॉइल है, टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है, आपका एक कॉइल है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, ठीक है। और इस कॉइल को क्या किया मैंने, इस, ये जो आपका कॉइल है इसको मैंने एक्सटर्नल सर्किट्स के साथ लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये सोर्स है, ये मान के चलो आपका बैटरी है, ठीक है, ये वी बैटरी है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रेहोस्टेट लगा दिया, एक रेहोस्टेट रेजिस्टेंस लगा दिया। अभी आपको पता होगा कि ये जो रेहोस्टेट रेजिस्टेंस है ये क्या होता है, आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। ये क्या होता है आपका, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बराबर है। मतलब इसको हम इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, एक्चुअली में अगर इसका जब सेटअप देखोगे आप लोग, इसका जब सेटअप देखोगे प्रैक्टिकल्स करते वक्त, ठीक है, तो वहां पे आपको दिखेगा कि एक वो, मतलब वो वायर ही रहती है, वाइंड की हुई रहती है, अपना वो चक्री टाइप स्ट्रक्चर रहता है, अपना जो पतंग वगैरह उड़ाते हैं ना, उसी चक्री टाइप स्ट्रक्चर रहता है, उसके ऊपर वायर वायर लपेटी हुई रहती है, और उसके ऊपर हम स्लाइडर रहता है, उस स्लाइडर को आगे पीछे करके हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट राइट में मूव करके हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यही आपका यह स्लाइडर है यहाँ पे, जो इधर मैंने सिंपल जो अपने इलेक्ट्रिक डायग्राम्स है उसके इसमें दिखा हुआ है। अगर आप इसको इधर लेके जाओगे, देख लो, हाँ, अगर आप इस स्लाइडर को इस तरफ लेके जाते होगे तो देख लो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बराबर है। पहले इतना रेजिस्टेंस था, इतना पार्ट सर्किट में था, जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जब आप इधर लेके जाओगे तो आपका रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। तो अगर अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर आप चेंज करते हो तो ऑब्वियसली इसमें जो करंट होगी आपकी वो भी क्या होगी, चेंज होगी, करंट भी क्या होगी आपकी, चेंज होगी। कि अगर एक्सटर्नल सर्किट का आपका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो आपके सर्किट में करंट भी क्या होने वाली है, चेंज हो रही है। तो ऑब्वियसली ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इससे मैं रेजिस्टेंस चेंज करूंगा और इससे मेरा क्या हो जाएगा, सर्किट में करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा, सर्किट में क्या होगा, करंट चेंज होगा। और जब सर्किट में करंट चेंज होगा, जब सर्किट में क्या होगा आपका, करंट चेंज होगा, सर्किट में जब आपका करंट चेंज होगा तो ये जो आपका लूप है इस सर्किट के साथ जो अटैच्ड है, कनेक्टेड है, बराबर है, लगा हुआ है, ठीक है, इसमें भी आपकी करंट क्या होगी, चेंज होगी, इसमें भी करंट क्या होगी आपकी, चेंज होगी। तो एक जो चीज समझते हो, जैसे मैंने सर्किट को ऑन कर दिया तो आपकी करंट इस डायरेक्शन में बहेगी, आपकी करंट इस डायरेक्शन में बहेगी, बराबर है, एक तो समझते हो, ठीक है। तो ये तो आपका करंट का डायरेक्शन होगा, बराबर है। और मैंने आपको बताया जैसे किसी लूप से या फिर किसी कोई अगर कंटिन्यूस वायर है, कंटिन्यूस क्लोज वायर है, और उसमें से जब करंट बहता है तो वो क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, बराबर। ऑब्वियसली इसकी अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा, इसकी अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा तो वो कहां पे आ जाएगी, आपकी इनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, समझ सकते हो।
ठीक है। ऐसे इनवर्ट डायरेक्शन में होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में, अभी यहां पे देख लो कि ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। तो एक समझ सकते हो आपका जो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसके लिए, किसी भी लूप के लिए, लेट्स से इसका रेडियस अगर आर है तो ये बी कितना होता था आपका म्यू नॉट बटे 2 पाई, सॉरी म्यू नॉट आई बटे 2r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द कॉइल। तो मैं छोटा r लिख देता हूं, बेटर रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली दिख रहा है आपका कि जो b है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अपना i पे डिपेंड कर रहा है। b किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका i पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये जो रेवोस्टेट है, ये जो रेवोस्टेट है बराबर है, यहाँ पे अगर मैं अगर यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस को चेंज करता हूँ, स्लाइडर को आगे पीछे करके अगर मैं रेजिस्टेंस को चेंज करता हूँ तो ये करंट को मैं डिक्रीज या इंक्रीज कर सकता हूँ। तो लेट से मान के चले ये जो रेवोस्टेट है मैं इसको इस तरफ स्लाइड करना चालू किया, इस तरफ क्या किया मैंने, स्लाइड करना चालू किया। जब मैं उस तरफ स्लाइड करना चालू करूंगा बराबर है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो क्या होने लगी, बढ़ने लगेगी। क्योंकि आपका I अगर बढ़ रहा है, अगर आपका I अगर बढ़ रहा है तो आपका B भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। आपका B भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आपका I बढ़ रहा है तो आपका B भी क्या होगा, टाइम के साथ बढ़ेगा। अगर आपका B भी बढ़ेगा बराबर है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द जो आपका कॉइल है उसकी उससे क्या करेगी, नंबर ऑफ लाइंस क्या होगी, बढ़ने लगेगी, क्रॉस करने वाली की। तो यहां से समझ सकते हो। तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ऑब्वियसली यहाँ पे अगर देखोगे लूप का एरिया सेम है, लूप का एरिया क्या आपका सेम है बराबर, लूप का एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है। बाद में अगर मैं बी और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल देखूंगा तो वो भी आपका चेंज हो रहा है क्या, नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि लूप अपना क्या है, लूप का जो ओरिएंटेशन है वो सेम ही है बराबर। तो एरिया वेक्टर और बी के बीच में एंगल कितना आपका 0 डिग्री है बराबर। अगर मैं एरिया वेक्टर इनवर्ट डायरेक्शन में लेता हूं बराबर, तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो आपका थीटा भी चेंज नहीं हो रहा है, आपका एरिया भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन आपका बी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और हमने पढ़ा है कि आपका जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है आपका b इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा बराबर, वेयर ए इज द एरिया ऑफ द कॉइल बराबर। तो ये तो आपका चेंज नहीं हो रहा है, थीटा भी आपका चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये चेंज हो रहा है, बी क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है। तो जैसे आपका बी चेंज होने लगा तो इस कॉइल से लिंक्ड जो फ्लक्स है वो क्या होने लगा, चेंज होने लगा। अभी ये कॉइल में करंट क्या हो रहा है, बह रहा है। इस कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, ये जो कॉइल है इसी कॉइल में, ये जो कॉइल एक्सटर्नल सर्किट को लगा हुआ है इसमें क्या हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है। और जो करंट चेंज हो रहा है उसी को क्या करेगा, वो अभी अपोज करेगा। क्योंकि जब इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स जब चेंज हो रहा है, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कट कर रही है उसको वो चेंज हो रही है। तो जो इनवर्ट जो फ्लक्स है इनवर्ट, उसका क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इनवर्ट इंक्रीमेंट ऑफ फ्लक्स हो रहा है बराबर। तो जब इनवर्ट इंक्रीमेंट ऑफ फ्लक्स हो रहा है तो हमने फैराडेज लॉ में पढ़ा है किसी भी कॉइल से लिंक्ड अगर फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज हो बराबर है तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। और इसमें ईएमएफ ऐसे इंड्यूस्ड होता है, लेंस ने बताया था कि उसकी वजह से जो करंट बहेगा वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड्स बनाएगा, और अपनी मैग्नेटिक फील्ड्स ऐसे बनाएगा कि जो चेंज इन फ्लक्स है उसको क्या करेगा, वो अपोज करने की कोशिश करेगा। तो एक्चुअली में सेम कॉइल में जो करंट बह रहा था, इस कॉइल में जो करंट बह रहा था, तो इसी कॉइल में एक प्रॉपर्टी आ गई कि वो क्या करने लगा, उसी में चेंज इन करंट को क्या करने लगा, उसी में जो करंट का चेंज है उसको अपोज करने लगा, उसी को क्या करने लगा, अपोज करना लगेगा, ड्यू टू फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, उसका उस कॉइल का हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। तो ऑब्वियसली जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ने लगी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ने लगी तो इसने क्या किया, खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाया। इसने क्या किया, खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाया। तो कहां पे बनेगा, तो ऑब्वियसली फ्लक्स का इनवर्ट इंक्रीमेंट था। अगर यहां पे अगर देखोगे तो फ्लक्स का क्या था, इनवर्ट इंक्रीमेंट था, इनवर्ट इंक्रीमेंट, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रही थी तो इनवर्ट इंक्रीमेंट था बराबर है। तो ये जो इनवर्ट इंक्रीमेंट था बराबर है, तो फ्लक्स का इनवर्ट इंक्रीमेंट था, तो इसकी वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इसकी वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूसेस इन अ कॉइल बराबर है, इन अ कॉइल। और ऐसे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कि उसी में जो करंट चेंज हो रहा है, खुद में ही जो करंट चेंज हो रहा है उसी को वो अपोज करेगा। तो इसमें अगर यहाँ पे करंट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था बराबर, करंट क्या हो रहा था, ये बढ़ रहा था, तो इस करंट को वो बढ़ने ही नहीं देगा, इसको अपोज करेगा। तो खुद में ही आने वाले परिवर्तन को, खुद में ही आने वाले करंट के परिवर्तन को वो क्या करेगा, अपोज करेगा बाय द विद द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
विद द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। इसी को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक करंट इंड्यूस्ड होगा। इसमें क्या होगा, करंट इंड्यूसेस, बराबर है। और जो क्या करेगा, अपोजेस द चेंज इन करंट इन इटसेल्फ, बराबर, खुद में क्या करेगा, चेंज इन करंट को अपोज करेगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, यही एक क्या आपका इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, बराबर है, जिसको हमने क्या नाम दिया, सेल्फ इंडक्टेंस, बराबर है, जिसको हमने क्या नाम दिया, सेल्फ इंडक्टर। सबको क्लियर है कि यहां तक? तो ऑब्वियसली ये जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा, ये कहां पे बनाएगा, अपनी मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में बनाएगा। कहां पे बनाएगा ये वाला, अपवर्ड डायरेक्शन में, बराबर। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में बनाना चालू करेगा अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जब ये वाला अपवर्ड डायरेक्शन में बनाना चालू करेगा अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बराबर है, तो ये क्या होगी, इसकी खुद ने बनाई हुई मैग्नेटिक फील्ड, उसके हिसाब से अगर आप जाते हो तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो ऑब्वियसली अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर की तरफ है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, उल्टे डायरेक्शन में। तो ये जो अपना करंट बनाएगा, वो इस तरफ होगा, ये जो अपना करंट बनाएगा वो आपका इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, आई इंड्यूस्ड, बराबर है। तो देख लो, आपका जो ओरिजिनल करंट था आई, ये ओरिजिनल करंट था, आई कहां पे जा रहा था आपका, क्लॉकवाइज जा रहा था। इसने जो करंट इंड्यूस्ड की वो क्या थी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑब्वियसली जो आपका आई नेट होगा, ये इसमें अगर लूप में अगर देखोगे, जो आई नेट होगा वो क्या होगा, आई माइनस क्या होगा, आई इंड्यूस्ड, बराबर है। तो करंट जो बढ़ रहा था, करंट का जो इंक्रीमेंट हो रहा था, इसको क्या किया उसने, डिक्रीज किया बाय वैल्यू ऑफ आई इंड्यूस्ड, बराबर है। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। हल्का सा भी डाउट है तो पूछ लो। यहां पे देखो ना, देख लो, यहां पे क्या हो रहा था, ये आपका रेओस्टेट है, इधर, ठीक है। जब मैं इसको इस तरफ स्लाइड कर रहा था, ये स्लाइडर इस तरफ कर रहा था, तो यहां पे जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये क्या कर रहा था, मैं बढ़ा रहा था, हाँ सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है, छोड़ो, एक काम कर लो, मैं इसको इस तरफ स्लाइड कर रहा था, मैं करंट इंक्रीज करके बताया, ठीक है। तो आपका रेओस्टेट क्या हो रहा था, घट रहा था। जब आपका रेओस्टेट घट रहा था, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस घट रहा था, तो आपको पता है कि आपका जो आई होता है वो क्या होता है, डेल्टा वी बटे क्या होता है आपका, आर इक्विवेलेंट, बराबर है। तो अगर आपका रेओस्टेट अगर घट रहा है तो आर इक्विवेलेंट आपका घट रहा है, सॉरी, रेओस्टेट अगर घट रहा है तो आपका आर इक्विवेलेंट घट रहा है। अगर आपका आर इक्विवेलेंट घटेगा तो आपका आई बढ़ेगा, आर इक्विवेलेंट घटेगा तो आपका आई बढ़ेगा। तो इस सर्किट से क्या हुआ, आपका आई बढ़ने लगा, बराबर है। तो इस सर्किट से आपका आई बढ़ने लगेगा, तो ये जो आपकी लूप थी इसमें आपका क्या हो रहा था, आई बढ़ने लगा, बराबर है। जैसे इसमें आई बढ़ने लगा, बराबर है, तो आपका बी बढ़ने लगा, लेकिन कहां पे, तो आपने डायरेक्शन निकाल ली राइट हैंड रूल से, करंट के डायरेक्शन में आपने क्या कर लिया, फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर लिया राइट हैंड की, देन थंब व्हील पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनवर्ट थी, लेकिन आपका क्या हो रहा है, आई बढ़ रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है मतलब क्या बढ़ रही है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो वहां पे डेंसिटी क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब पहले जो लाइन सेपरेटेड थे जब आई छोटा था, बराबर है, अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी आपकी, क्राउडेड होगी। मतलब इसी रीजन से जो लाइंस क्रॉस करने वाली होगी वो क्या होगी, अभी ज्यादा होगी, तो इनवर्ट फ्लक्स क्या होगा आपका, चेंज होगा। क्योंकि यहाँ पे थीटा चेंज नहीं हो रहा है, ए चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन बी तो चेंज हो रहा है। तो बी चेंज होने की वजह से आपका क्या होगा, इनवर्ट इंक्रीमेंट दिखाएगा, किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का। अगर इनवर्ट इंक्रीमेंट दिखा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या होता है, वहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ईएमएफ ऐसे इंड्यूस्ड होता है, बराबर है। उसकी डायरेक्शन कैसे बताई, ईएमएफ इंड्यूस्ड होने की वजह से क्या होगा, करंट बहेगा। तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो किसने बताई, आपकी लेंस लॉ ने बताई, ठीक है, लेंस लॉ में पढ़ा। तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि जो कॉज है ईएमएफ इंड्यूस्ड होने का, तो कॉज कौन है, इनवर्ट इंक्रीमेंट ऑफ फ्लक्स,
फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये कॉज है ना। तो जो इनवर्ड इंक्रीमेंट ऑफ फ्लक्स ये कॉज है करंट जनरेट करने का। तो करंट जो बहेगी इंड्यूस्ड होगी, वो करंट ऐसे बहेगी कि जो कॉज है उसी को क्या करेंगे, अपोज करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे कॉज कौन है, इनवर्ड इंक्रीमेंट ऑफ फ्लक्स। तो यहाँ पे अब इनवर्ड इंक्रीमेंट किसकी वजह से हो रहा है, एरिया से हो रहा है क्या, नहीं, बराबर, एरिया से हो रहा है क्या, तो थीटा से हो रहा है क्या, नहीं, किससे हो रहा है, बी से। तो जो इनवर्ड इंक्रीमेंट दिखा रहा है वो तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ने से हो रहा है ना, मतलब नंबर ऑफ लाइंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की कट करने वाली क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये जो कॉइल होगा अपना खुद का करंट ऐसे इंड्यूस करेगा कि जो इनवर्ड इंक्रीमेंट ऑफ फ्लक्स है उसको अपोज करेगा। तो इनवर्ड इंक्रीमेंट को अपोज करना मतलब क्या है, इनवर्ड इंक्रीमेंट को अपोज करना मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है बढ़ रहा है उसको घटाने की कोशिश करेगा। तो इसको अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां पे बनानी पड़ेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां पे बनाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ऑटोमेटिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ। करंट की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज। तो देख लो यहां पे जो करंट बह रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज है, इंड्यूस्ड करंट, बराबर। पर जो ओरिजिनल करंट थी आपकी वो कैसी थी, आपकी क्लॉकवाइज थी, बराबर है। तो ऑब्वियसली ये करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है तो यहाँ पे जो नेट करंट होगा वो आई माइनस क्या होगा आपका, आई इंडस्ट्री तो होगा ना, आई माइनस क्या होगा आपका, आई इंडस्ट्री होगा, बराबर है, बराबर। तो यहाँ पे करंट में क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस कम करके करंट को मैं बढ़ा रहा था, बराबर, किस कॉइल में, इस कॉइल में। तो खुद में ही करंट बढ़ रहा था और उसी को वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, किसकी वजह से, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। और उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब जो यहाँ पे करंट बढ़ने वाली थी रेजिस्टेंस घटने की वजह से, तो इसमें खुद के ही करंट चेंज होने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। इसमें क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, और इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें एक करंट ऐसा इंड्यूस हुआ कि जो चेंज आ रहा था करंट का उसी को अपोज करना चालू किया। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ, क्योंकि खुद में ही जो करंट का चेंज आ रहा था उसी को अपोज करना, खुद में ही करंट का चेंज आ रहा था उसी को अपोज करना। इसी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। अभी क्लियर है क्या, हाँ। सपोज आप ये भी बोल सकते थे, ठीक है, अगर सपोज इसको मैं इस तरफ घुमा, इस तरफ लेके जाता, तो यहां पे अगर मैं ऐसे करता तो यहां पे आपका क्या होता, आरएच, अभी इस सेकंड वाले केस में क्या होगा आपका, आरएच क्या होगा आपका, रियोस्टेट रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, बढ़ेगा। तो आरएच बढ़ेगा तो आपका जो आई है, आपका जो इट इंप्लाइज कि जो आपका आई है, बराबर है, वो क्या होता है आपका डेल्टा वी बटे आर इक्विवेलेंट, बराबर है। तो आर इक्विवेलेंट अगर आपका बढ़ रहा है तो आई आपका घटेगा, समझ सकते हो। तो आई आपका घटेगा तो ये करंट आपकी घटने लगेगी। तो करंट आपकी अगर घटने लगेगी, करंट अगर आपकी घटने लगेगी तो आपका बी भी घटने लगेगा। अगर बी घटने लगेगा तो अभी जो इनवर्ड इंक्रीमेंट दिखा रहा था अभी क्या दिखाएगा आपका, इनवर्ड डिक्रीमेंट, बराबर है। तो फ्लक्स क्या होगा आपका, घटने लगेगा। फ्लक्स अगर आपका घटने लगेगा कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में, बराबर है। तो इनवर्ड डिक्रीमेंट दिखा रहा है, बराबर है, पर फ्लक्स तो चेंज हो रहा है। पर फ्लक्स चेंज होगा तो आपको फैराडे ने बताया कि ईएमएफ ऐसे इंड्यूस्ड होगा कि जो चेंज है, ईएमएफ ऐसे इंड्यूस्ड होगा, चेंज इन फ्लक्स की वजह से ईएमएफ ऐसे इंड्यूस्ड होगा। और इस ईएमएफ इंडक्शन की वजह से, इंडक्शन ऑफ ईएमएफ की वजह से करंट आपकी ऐसे बहेगी, इंड्यूस्ड करंट आपकी ऐसी बहेगी कि जो कॉज है किसका, ईएमएफ को बनाने का, जो कॉज है ईएमएफ को बनाने का उसी को वो अपोज करेगा। तो लेंस लॉ ने बताया था। तो यहां पे करंट अभी कैसे होगी, करंट की डायरेक्शन अभी ऐसी होगी, सेकंड वाले केस में सेम डायरेक्शन होगी करंट की डायरेक्शन। तो ये क्या करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में कम होते जा रही है क्योंकि आपका करंट डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या करेगा, अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाएगा। तो अभी नई इसमें क्या होगी आपकी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो ऑब्वियसली करंट की डायरेक्शन देख लो आपकी क्लॉकवाइज होगी। तो सेकंड केस में आपका आई नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका आई नेट हो जाएगा आई प्लस आई इंड्यूस्ड, क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या आपका सेम है। तो यहाँ पे करंट आपका बढ़ेगा। देख लो अभी क्लियर है क्या प्रतीक्षा, अभी यहां तक तो स्टोरी ठीक है, ठीक है, पर इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहां पे हमने पढ़ा है कि आपका जो फ्लक्स है, अभी एक तो दिखे, ये अगर मैं कांस्टेंट मान लेता हूं, देख लो अभी यहां पे आपका बी है, इस केस में अगर मैं मान लेता हूं तो म्यू नॉट आपका कांस्टेंट है, 2r भी आपका कांस्टेंट है। तो लेट से यहां पे मैं C1 लिख लेता, तो C1 इंटू क्या हो जाएगा आपका I, क्योंकि आपका जो बी है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आपका I है, ठीक है, इस कॉइल में, बराबर। तो यहां पे आपका ये वाला हो जाएगा। इसके बाद आपका जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आपका बी है। तो मैं यहां पे अगर लिखूंगा तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बराबर है। अभी बी क्या होता है आपका पता ही है,
बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा आपका C/I। अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट यूज करता हूँ तो ये भी कांस्टेंट है और एक नया और कांस्टेंट लगेगा इसका, तो वो दोनों कांस्टेंट पकड़ के मान के चलो मैं क्या पकड़ता हूँ C3 पकड़ता हूँ, तो C3I हो जाएगा। बराबर है, बराबर है, बराबर है। तो यहां से अगर ये जो C3 है इसी को मैं रिप्लेस कर देता हूं, मान के चलो L लिख देता। क्या लिख देता मैं? L। तो यहाँ पे जो L है इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। बराबर है, विच इज डिनोटेड बाय लेटर L। और इसका अगर यूनिट अगर निकालोगे तो यूनिट जो आएगा वो आ जाएगा आपका हेनरी। यूनिट क्या होगा आपका? हेनरी। ठीक है, तो साइंटिस्ट के नाम पे आया। ठीक है, तो आपका जो फाई आया उसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? L इंटू आई। L इंटू क्या होगा? I। अभी यहाँ पे एक चीज है, अगर इसकी n नंबर ऑफ टर्न्स होगी, बराबर है, अगर हो सकता है इसकी n नंबर ऑफ टर्न्स होती, बराबर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आता था आपका, मतलब ऑब्वियसली n लग जाता है यहाँ पे, b इज इक्वल टू n, n यहाँ पे लग जाता, तो वही n अभी आपका कैरी हो जाता, वही n क्या होता आपका आगे कैरी होता, तो कोई दिक्कत नहीं है डरने की। तो n जो आएगा वो भी कॉन्स्टेंट ही है और वो भी आपका l में ही आएगा। ठीक है, तो आपका इसको अगर डिफरेंशिएट कर देते हो आप d∅/dt, तो आपको पता है ये क्या होता है? ये क्या होता है आपका? इंड्यूस्ड ईएमएफ। बराबर है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ रिजल्ट कितना होगा आपका? L di/dt। बराबर है, और ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस साइन, क्योंकि आपका जो ईएमएफ होता है वो निगेटिव ऑफ क्या होता है? d∅/dt। निगेटिव इसलिए कि जो चेंज इन फ्लक्स है उसी को ईएमएफ ऐसे इंड्यूस्ड होता है कि जो चेंज इन फ्लक्स है उसी को क्या करता है? अपोज करने की कोशिश करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया, इसलिए वाला आपका क्या होगा? माइनस आगे कैरी होगा। तो ये आपके बनेंगे दो फार्मूलाज, ये बनेंगे आपके दो फार्मूलाज। बराबर है, तो ऐसे करके आप ये वाला डायरेक्ट फाई निकाल के भी आप इंडक्टेंस निकाल सकते हो, या फिर आप ई निकाल के भी आप क्या कर सकते हो? सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हो। अगर इस केस में अगर आपको निकालना है, इस केस में अगर आपको निकालना है तो आपका ऑब्वियसली फाई क्या होगा? इस केस में अगर निकालते हो आप तो आपका फाई क्या होगा देख लेते। अगर इस केस में अगर निकालते हो तो आपका जो फाई होगा वो कितना होगा देख लेते। तो फाई कितना होगा आपका? बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। बराबर है, तो थीटा की वैल्यू कितनी ले लो? ये कॉस ऑफ थीटा कितना ले लो? 1 ले लो। लेट से फाई आपका जो बी है और आपका जो ए है वो सेमी डायरेक्शन में, तो आपका जो फाई आ जाएगा दैट विल बी, बोलो बी कितना है? तो यहाँ पे निकाला हुआ हमने म्यू नॉट आई बटे क्या हो जाएगा आपका 2r। बराबर है, अगर मान के चलो यही अगर कॉइल जो होती है आपकी इसकी n टर्न्स होती, मान के चलो अगर n टर्न्स होती, लेट से इसके ऊपर ही बहुत सारी टर्न्स होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारी टर्न्स होती है इसकी। बराबर है, तो इसकी बहुत सारी टर्न्स होती है, लेट से n नंबर ऑफ टर्न्स होती है, तो आपका जो b होता वो क्या होता? मल्टीप्लाई में n होता, n टर्न्स के लिए। ठीक है, अभी एरिया, अभी उस कॉइल का एरिया कितना होता देख लो, उस कॉइल का एरिया कितना होगा? बराबर है, बराबर है, एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, समझ सकते हो। ठीक है, बराबर है, बराबर है, तो यहां से आपका जो फाई आ जाएगा दैट विल बी ये वाला आ जाएगा आपका। बराबर है, तो म्यू नॉट बराबर है n, बराबर है 2r, एक r तो आपका कट ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही लिख देता हूँ। ठीक है, और इधर क्या बचेगा आपका? पाई इंटू r इंटू क्या हो जाएगा आपका? i। बराबर है, तो देख लो यहां से अगर देख सकते हो तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आपका? i है। ठीक है, ये आपका i है, मतलब ये वाली जो चीज हुई ये क्या हुआ आपका? L हुआ। ये चीज क्या होगा आपका? L होगा। तो ऐसे आसानी से आप क्या निकाल सकते हो? सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है क्या सबको? देख लो एक बार। हाँ, जैसे देखो यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है, सोलिनोइड दिया हुआ है। ठीक है, इसका अगर मेरे को सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, मान के चले मेरे को क्या निकालना है? इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये आपका सोलिनोइड है जिसकी कितनी n टर्न्स है। बराबर है, और स्मॉल n टर्न डेंसिटी है, तो ऑब्वियसली आपको मैंने टर्न डेंसिटी वगैरह बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इसकी जो टर्न डेंसिटी देगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो उसकी जो लेंथ दी हुई है आपको वो L दी हुई है, और ये जो सोलिनोइड इसका रेडियस कितना है? R है। इसका रेडियस कितना है? R है, और इसका मेरे को क्या निकालना है? सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। मेरे को क्या निकालना है? इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो कैसे करोगे? तो एक तो चीज है ऑब्वियसली, तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है तो पहले क्या कर लो, देख लो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पे बन रही है इसकी, तो आपको पता ही है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इधर किधर तो बनती है, ऐसे ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। ठीक है, आपको पता ही है। ठीक है, और वो कहां से पास करती है? उसके सेंटर से, और ऑब्वियसली यूनिफॉर्म होती है, आपको पता ही है। अगर मैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, बराबर है, इसकी अगर वैल्यू लिखो, मैं अगर यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू लिखता हूं तो आपका जो बी होगा वो कितना होगा आपका? म्यू नॉट एन आई। ये आपको पता ही है, म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर मैं एन और एन के बीच में रिलेशन लिखूंगा तो आपको पता ही है एन इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ कितनी है उसकी? एल है।
ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, n इंटू एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, ऐसे आपको क्या मिल जाएगी, n की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो b इज इक्वल टू कितना आपका म्यू नॉट एन आई, b इज इक्वल टू कितना आपका म्यू नॉट एन आई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ऑब्वियसली वो कहां से पास कर रहा है, उसके एक्सिस से पास हो रहा है, बराबर। वो जो आपका ये जो आपके ये जो आपको सर्कुलर ये जो छल्ले दिख रहे हैं सर्कुलर उसके, बराबर है, उन्हीं को क्या कर, उसे क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कर रहा है, कट करते हुए जा रहा है। तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके सरफेस एरिया को कट कर रही है। तो मैं क्या करता, अगर मेरे को फ्लक्स निकालना है तो एक कॉइल सिलेक्ट कर लेता, मैं कोई भी यहाँ पे एक कॉइल सिलेक्ट कर लेता। तो लेट से मैंने ये वाली सिलेक्ट कर ली, बराबर है। तो पहले उससे फ्लक्स निकाल लेते, ठीक है, एक कॉइल के लिए। तो अगर मैं 1 टन के लिए निकालता हूं, 1 टन के लिए, फॉर 1 टन, 1 टन के लिए अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स निकालता हूं, बराबर है, तो ऑब्वियसली आपका जो फ्लक्स आ जाएगा, वो कितना होगा आपका b इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, एक पता ही आपको, बराबर है। तो आपका जो फाइव हो जाएगा 1 टन के लिए, वो कितना हो जाएगा, बोलो b कितना है, म्यू नॉट एन आई, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है। इंटू एरिया, तो उसका अगर एरिया देखोगे तो लेट से मैं एरिया ए ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एरिया ए लिख देता हूँ। आप अगर आपको लिखना है तो उसका एरिया लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ए और cos जीरो की वैल्यू ये तो 1 ही आएगी, बराबर। मैंने उस जिस तरफ एरिया वेक्टर लिया उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड लिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो आपका जो फ्लक्स आया वो आया म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया, ठीक है। ये किसके लिए आया, आपका 1 टन के लिए आया, ये किसके लिए आपका 1 टन के लिए आया। अगर मैं n टन्स के लिए निकालता हूं, n टन्स, अगर मैं n टन्स के लिए निकालता हूं, ये जैसे 1 टन्स के लिए निकाला, तो n टन्स के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका फाई आएगा नेट, फाई नेट, बराबर, फाई नेट आएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, ये 1 टन के लिए, तो n इंटू क्या करना पड़ेगा मेरे को, फाई करना पड़ेगा। और n की वैल्यू कितनी है, n इंटू एल, तो लिख देते जी, तो n इंटू एल, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा आपका फाई, बोलो फाई कितना है आपका, म्यू नॉट एन आई इंटू क्या हो जाएगा आपका ए। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर, बराबर है, ए इंटू एल, बराबर है, इंटू क्या हो जाएगा आपका आई, तो ये आ जाएगा आपका फाई टोटल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका फाई टोटल। तो इस रिलेशन को अगर जब मैं देखता हूं तो यहाँ पे देख लो बाकी चीजें कांस्टेंट है, आई छोड़ के, तो बिल्कुल कांस्टेंट है, देख लो। तो यहां से अगर देखोगे इस रिलेशन से तो आप समझ सकते हो कि आपका जो फाई होता है वो क्या होता है आपका एल इंटू आई होता है, बराबर है। तो यहां से ये रिलेशन और ये रिलेशन, इसको जब आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तो आपका ऑटोमेटिक जो एल आएगा दैट विल बी म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा आपका एल आएगा, ठीक है। तो यही होगा आपका एल, बराबर है। तो ऑब्वियसली ए इंटू एल, ये क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया एक रिंग का, और इसकी लेंथ कितनी है, एल है, तो आपको पूरे सॉलिड का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो आपको एल इज इक्वल टू आप लिख सकते हो म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम वी, ठीक है। तो आपको ये भी एक रिलेशन मिल सकता है, ठीक है। तो एक्चुअली आपका जैसे इंडक्टर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो म्यू नॉट क्या है आपका, म्यू नॉट क्या है आपका, म्यू नॉट तो ये उस पे जो जिस स्पेस जिसमें जिस मीडियम में रखा हुआ है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है म्यू नॉट, बराबर है। एन तो नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो भी आपकी ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है। वी तो वॉल्यूम है। मतलब आपका जो इंडक्टर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, शेप एंड साइज पे, कि वो जो आपका कंडक्टर है, बराबर है, या फिर जो आपका कॉइल है उसकी शेप एंड साइज कैसी है, उसकी शेप एंड साइज कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका इंडक्टर, ठीक है। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी, ठीक है, ये आ जाएगा आपका रिलेशन, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है आपके सामने उसी इस पे। तो देख लो, आपने वो देखा क्या, घर में जो ये बनती है वो केबल रहती है ना, इलेक्ट्रिक केबल, ठीक है, टीवी वगैरह देखते हैं हम, बराबर। तो आपने देखा होगा, या फिर केबल वगैरह घर में लिया होगा आप लोगों ने, आपके घर में अगर केबल वगैरह होगा तो मोटी सी वायर रहती है, ब्लैक कलर की मोटी सी वायर रहती है। उसको कभी खोल के अगर देखोगे तो बीच में नहीं, कि आपको वो ये दिखेगा, एक मेटल का ही एक वायर दिखेगा और उसके ऊपर आपकी केबल व्रैप की हुई रहती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वही स्ट्रक्चर है, उसका मैंने थोड़ा सा ये दिखा दिया, ठीक है। लेट्स से इसका लेंथ एल है, मान के चलिए, इसका लेंथ नहीं दे दिया, तो मान के चलो आपकी वही वायर है केबल, तो इसका लेंथ एल है, तो आपको पता होगा, ठीक है। तो उस वायर में क्या होता है कि अंदर आपका ये वाला कोर रहता है, ये कंडक्टिंग रहता है, ये आपका क्या रहता है, कंडक्टिंग, ये कोर रहता है आपका अंदर, ठीक है, ये आपका कोर है, ठीक है, बराबर है। और ऑब्वियसली ये कंडक्टिंग है, इसलिए जो करंट बहेंगे आपकी कहां से बहेंगी, सरफेस से बहेंगी। तो लेट्स से इसमें करंट कितनी बह रही है आपकी, आई बह रही है, बराबर है। और उसके इक्वल
एक इधर से आउटर जो इसका कोर रहता है बाहर का, ठीक है, वहां से करंट कहां पे वेरी आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये करंट आपकी क्या होती है, सेम ही होती है। ये करंट और ये करंट क्या होती है आपकी, सेम होती है। जैसे कैपेसिटर में हमने सॉल्व किया था ना, कोएक्सियल सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, बराबर है, तो वैसे ही ये वाला कोएक्सियल है, लेकिन इसमें से करंट पास हो रहा है, ठीक है, और इसका आपको क्या निकालना है, इंडक्टर निकालना है। तो सेम ही चीज है, जैसे वहां पे सॉल्व किया था वैसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। वहां पे हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था, यहाँ पे हम क्या लेंगे अभी, मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, बराबर। तो ऑब्वियसली अगर आपको पता होगा तो हमने इसके लिए जो सिलेंडर है इसके इनवर्ड और आउटर डायरेक्शन में हमने ये निकाला हुआ है, बराबर है। तो आपको पता है एम्पियर्स लॉ हमने यूज किया था, बराबर है। तो ऑब्वियसली आपको पता है अगर सिलेंड्रिकल वायर है आपकी, बराबर है, और वो अगर कंडक्टिंग वायर है, वो आपकी क्या है, कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग रॉड है, तो उस सिलेंडर के अंदर जो आपका ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होता है, जीरो होता है। क्यों, मैंने आपको बता दिया था, देख लो, थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेता हूं। तो अगर ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, और आपकी करंट पूरी कहां से जा रही है, सरफेस से होके जा रही है, सरफेस से होके जा रही है ऐसे, ठीक है, सरफेस से होके जा रही है ऐसे, ठीक है, सिर्फ सरफेस से जा रही है, ठीक है, ऐसे सरफेस से करंट जा रही है, बराबर है। तो जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो अंदर क्या आता है, जीरो आता है, क्योंकि अगर आप अंदर मैग्नेटिक लूप अगर ये सॉरी एम्पियर लूप अगर बना लेते हो, तो जो आई इंक्लोज्ड होता है इसमें क्या होता है आपका, आई इंक्लोज्ड, वो कितना होता है आपका, जीरो होता है। और आपको पता है बी लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डीएल इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, म्यू नॉट इंटू आई एंक्लोज्ड। तो ये आई एंक्लोज्ड जीरो होने की वजह से आपका बी भी क्या हो जाता है, आपका बी भी क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है, बी भी क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है। तो एक तो चीज समझ सकते हो कि ऑब्वियसली यहाँ पे करंट है, यहाँ पे भी करंट है, लेकिन ये भी सरफेस से फ्लो कर रहा है, ये भी सरफेस से फ्लो कर रहा है, और बीच में आपका एक गैप है, बराबर है, बीच में आपका क्या है, गैप है। तो ये करंट, इस करंट के अंदर तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो आप तो बोल सकते हैं यहाँ पे सिंपली आप कंक्लूड कर सकते हो कि आपका जो बी होगा यहाँ पे, आपका जो बी होगा यहाँ पे वो जीरो होगा, यहाँ पे बी क्या होगा आपका, जीरो होगा, बराबर है। और ये आपको पता है अगर आपकी वायर है तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती है आपकी, सर्कुलर होती है। वो कैसी होती है आपकी, सर्कुलर होती है। अगर मैं कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूं तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा ये पॉइंट अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, पी पॉइंट लेट से, अगर ये पॉइंट अगर मैं सिलेक्ट करता हूं और इस पी पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कमेंट करना चाहता हूं तो ऑब्वियसली ये तो सर्कुलर होगी, लेकिन किसके चलते होगी, ये करंट आपका क्या है, बाहर है, बराबर है। तो ये देखो आउटर सिलेंडर, जो आउटर सिलेंड्रिकल शेल है, कंडक्टिंग शेल है, बराबर है। तो इस करंट की वजह से इस शेल के लिए अगर देखोगे आउटर सिलेंड्रिकल शेल के लिए, तो ये पी पॉइंट इनवर्ड डायरेक्शन में, और ऑब्वियसली अगर आपका करंट ही अगर सरफेस से फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो तो जीरो होगा। तो इस शेल की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन इसके लिए अगर देखोगे तो बाहर है, तो जो बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा, इसकी वजह से बनेगा। और ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है वो आपका यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, और ऑब्वियसली ये भी स्टोर्ड एनर्जी होती है। तो ऑब्वियसली स्टोर्ड एनर्जी होती है, तो आपको जो स्टोर्ड पार्ट है उसी का निकालना पड़ेगा। आगे जाके हम मैग्नेटिक एनर्जी का भी फार्मूला निकालेंगे। तो ऐसे कुछ तो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, समझ सकते हो, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे कुछ तो भी बनेगी, ये भी हमने पढ़ा है, बराबर है। तो ऑब्वियसली अगर मैं ये वाला क्रॉस सेक्शन ले लेता हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो रे, ये बहुत सारी चीजें नहीं समझती है, आप पढ़ तो लेते हो लेकिन आपको पता ही नहीं रहता है कि फ्लक्स कौन सा लेना है। आप इंडक्टेंस का फार्मूला डायरेक्ट पता है, phi इज इक्वल टू एल इंटू आई, बट व्हाट इज ए, व्हाट इज ए, वहां पे दिक्कत होती है, व्हाट इज ए। तो आप देखते हो अगर मैं सामने से अगर देखूंगा, मैं अगर सामने से अगर देखूंगा तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि आपका करंट कहां पे जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं यहाँ पे करंट की अगर बात करता था तो करंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, करंट आपका कहां पे जा रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था करंट, बराबर है। तो ऑब्वियसली करंट के डायरेक्शन में क्या करूंगा मैं, थंब रखूंगा, क्योंकि स्ट्रेट वायर जैसे तो बिहेव करेगा ना, बराबर। तो थंब रखूंगा और फिंगर्स को क्या करूंगा, कल करूंगा। तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड कहां पे जा रहा है आपका, इनवर्ड। इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड कहां पे जा रहा है आपका, इनवर्ड डायरेक्शन में। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो जी, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली इस तरफ अगर देखूंगा तो देखो करंट के डायरेक्शन में आपका थंब है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे आ रहा है आपका, आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से बाहर निकल रहा है और यहाँ पे अंदर जा रहा है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो आपका क्रॉस सेक्शन है, ये जो आपका क्रॉस सेक्शन है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड कहां पे जा रहा है आपका, अंदर। तो मैं ऐसे, या आउटवर्ड जा रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पे, अगर प्लेनर अगर कंसिडर करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी आउटवर्ड है ऐसे, और यहां से आपकी क्या है, इनवर्ड है, इनवर्ड, इनवर्ड, ठीक है। तो इससे क्या हो रही है, मतलब अगर ये अगर आपका मैं अगर प्लेन ऐसे कंसिडर करता हूं, ये अगर आपका मैं ऐसा प्लेन कंसिडर करता हूं, तो मैग्नेटिक लाइन इस प्लेन को क्या कर रही है, कट कर रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में देखो कट कर रही है, परपेंडिकुलरली कट कर रही है। तो जो फ्लक्स मिलेगा वो इस रीजन में मिलेगा मेरे को,
अरे हाँ कि ना, फ्लक्स मिलेगा मेरे को, कहाँ पे मिलेगा, इस रीजन में। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स तो निकाल सकते हो, लेकिन आपको पता है अगर आपकी ये जो आपका सिलेंडर होता है, अगर मैं इसके आउटवर्ड निकालता हूं, अब ये इनवर्ट सिलेंडर, ये आपका अंदर वाला शेल है और ये आपका ये बाहर वाला शेल है, और जो दो शेल के बीच में जो गैप है, इनवर्ट सिलेंड्रिकल शेल और आउटवर्ड सिलेंड्रिकल शेल, इन दोनों के बीच में जो गैप है, वहां पे जो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, वहां पे जो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, वो किस शेल की वजह से मिल रहा है, इनवर्ट की वजह से मिल रहा है, आउटवर्ड की वजह से मिल रहा है। क्या? क्योंकि आउटवर्ड शेल के लिए ये जो रीजन है, ये जो दो सिलेंड्रिकल जो आपके ये है, जो सिलेंड्रिकल आपके जो ये है शेल्स है, इनके बीच में जो गैप है, इनके बीच में जो गैप है, वो गैप, उस गैप में अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं तो इस आउटवर्ड के कारण, उस आउटवर्ड शेल के लिए वो गैप कहां पे, अंदर की तरफ है, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो है, तो जो है वो किसकी वजह से, अंदर वाले के चलते। और ऑब्वियसली अगर आपका ये वाला, अगर ये वाला आपका ये है, ये अगर आपका ये आपका शेल है और इसमें अगर करंट आपका अगर आई पास हो रहा है, करंट कितना पास हो रहा है आपका आई, और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में निकालता हूं, कहां पे निकालता हूं, कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, लेट से मैं ये वाला पॉइंट उठा लेता हूं, मान के चलो ये वाला पॉइंट, अगर मेरे को इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जो कितनी दूरी पे, यहां से एक्स दूरी पे मान के चलो, तो ऑब्वियसली आपका जो एम्पियरियन लूप बना था, वो ऐसा बना था, ऐसा लूप बना था आपका एम्पियरियन लूप, बराबर है। जब हमने यहां पे निकाला था मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ आया था, वो आपका आया था, कितना आया था जी, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई एक्स, म्यू नॉट आई बटे क्या आया था आपका 2 पाई एक्स, बराबर है ना। हाँ मैंने वैल्यू बराबर लिखी है, देख लो मेरे वैल्यू बराबर लिखी है मैंने, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई एक्स, हाँ बराबर तो है, ठीक है। तो म्यू नॉट आई बटे क्या होगा आपका 2 पाई एक्स होगा, बराबर है। ऑब्वियसली वही फार्मूला यूज किया है मैंने, अगर ये अपनी लंबी वायर है आपकी, बहुत इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है आपकी, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, तो यहां से परपेंडिकुलर दूरी पे कितना होता है आपका म्यू नॉट आई बटे 2 पाई एक्स, ठीक है, यही आपका बी होता था, बराबर। तो ये जो आपका सिलेंडर होगा एक इन्फिनिट वायर जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो देख लो ये ऐसा कुछ तो भी होगा आपका ये वाला, बराबर। तो आपका दिख रहा है कि बी सीधा सीधा किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। तो अगर आपका एक्स बढ़ेगा, बराबर, मतलब इसके सेंटर से अगर मैं यहां पे अगर ये निकालता हूं, तो ऑब्वियसली ये इसका क्या होगा, ये इसका एक्सिस होगा। तो जो डिस्टेंस निकाला मैंने वो इसके एक्सिस से निकाला हुआ है, इसके एक्सिस से, बराबर है। तो इससे एक्सिस से जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि ये आपका एक वायर जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। और वायर से अगर मैं एक्स दूरी पे अगर देखता हूं मैग्नेटिक फील्ड, तो वो एक्स के साथ वेरी करता है। तो जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं इसके सेंटर से, तो यहां से लेके यहां तक तो जीरो है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, बराबर। और जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं बाहर, इस सिलेंडर के बाहर, तो आपका एक्स से बढ़ रहा है, तो बी क्या होगा आपका घटेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा, वेरिएबल। अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर आपका वेरिएबल होगा, तो जब मैं फ्लक्स निकालूंगा, जब मैं क्या निकालूंगा, फ्लक्स निकालूंगा, जो क्या होता है आपका बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये वाला होता है। तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो आपका बी क्या है, वेरिएबल है। अगर आपका बी वेरिएबल है, तो मेरे को कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ेगा, डिफरेंशियल फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो डी फाइ इज इक्वल क्या हो जाएगा, बी इंटू डी ए इंटू क्या हो जाएगा आपका कॉस ऑफ थीटा। ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, यही यूज करना पड़ेगा मेरे को। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, बराबर है, तो यहाँ पे डी फाइ लिया है, तो जो डी फाइ जो हुआ, ये क्या है, छोटा सा फ्लक्स है छोटे से रीजन के लिए, बराबर है। तो ऐसे वक्त हम क्या करते थे, यहां से दूरी ले लेते थे, यहां से, तो यहां से मान के चलो मैं दूरी ले लेता, लेट से एक्स दूरी ले लेता, कितनी दूरी लेता, एक्स, और एक्स दूरी लेके मैं यहां पे लेता छोटा सा रीजन, छोटा सा रीजन, ये छोटा सा रीजन लेता, ठीक है, ये छोटा सा रीजन ऐसे, ठीक है। ऑब्वियसली वाला आपका ऐसे होगा, इस शेप में होगा ऐसे, ठीक है, समझ सकते हो, 3D में सोच सकते हो, ठीक है। तो ये छोटा सा रीजन लेता हूं, तो इस छोटे से रीजन के लिए मेरे को क्या करना है, अभी ये निकालना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो छोटे से रीजन का जो एरिया होगा वो कितना होगा, अभी बताओ। इस छोटे से रीजन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में कट कर रही है, तो इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड ही होगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बाहर ही है। तो एक्स पे जाके मैंने डीएक्स का थिकनेस लिया, एक्स पे जाके मैंने क्या लिया, डीएक्स। तो ये जो आपका है, ये जो आपका लेंथ है, ये कितना आपका डीएक्स है, ये कितना आपका डीएक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका कितना है डीएक्स है, ठीक है। तो इस छोटे से रीजन का अगर मैं एरिया देखता हूं डीए, तो आपका जो डीए आएगा दैट विल बी, अभी इसकी लेंथ कितनी ली मैंने एल, और ऑब्वियसली मैंने प्लेनर क्रॉस सेक्शन इधर से ऐसे कट कर रही है, तो इसका जो प्लेनर एरिया होगा वो कितना आ जाएगा, एल इंटू
dx। तो बहुत बार क्या होता है, आप लोग जो एरिया लेते हो, आप लोग जो एरिया लेते हो वो कौन सा ले लेते हो, पूरा ये पूरा मतलब सर्कुलर शेप वाला, ये पूरा मतलब इसका सरफेस एरिया ले लेते हो, ऐसा यहां से लेके ऐसा 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 घुमा के आप सरफेस एरिया ले लेते हो। तो सरफेस एरिया लेना है क्या, नहीं, यहाँ पे कंसेप्ट यही है कि यहाँ पे आपको सरफेस एरिया नहीं लेना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब मैं इसको 2D में देखना है, सीधा सीधा क्या देखना है, इसको 2D में देखना है। जब 2D में देखता हूं तो आपका एरिया ये वाला ही बन रहा है, आपका एरिया ये वाला ही बन रहा है, ठीक है। और इसी रीजन से क्या हो रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट कर रहा है, इसी रीजन से क्या कर रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट कर रहा है। तो ऑब्वियसली आपका एरिया कितना आ जाएगा, L इंटू dx आ जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलरली कट कर रहा है, ऐसे ऐसे, सॉरी बाहर की तरफ, ऐसे 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 ऐसे, तो यही रीजन हुआ ना। लेकिन इस रीजन में आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, बराबर। और वहां पे अगर b देखूंगा x दूरी पे, तो वो तो मैंने निकाल लिया, तो यहाँ पे लिख लेते। तो आपका जो d फाई हो जाएगा, दैट विल बी, बोलो b की वैल्यू म्यू नॉट I बटे 2 पाई x, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। इंटू डी ए बोलो कितना, तो यहाँ पे निकाला मैंने L इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं, L इंटू डी एक्स इंटू कॉस ऑफ थीटा, इंटू क्या हो जाएगा आपका कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा कितना होगा, कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा कितना होगा 0, तो कॉस ऑफ 0 डिग्री आएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा आपका डी फाई, ये क्या आ जाएगा आपका डी फाई। अगर आपका डी फाई आया है तो इसको सॉल्व कर सकते हो आगे, अगर आपका डी फाई आया है इसको सॉल्व कर सकते हो, बराबर। तो यहाँ पे ऑब्वियसली डी फाई है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो। तो आपका क्या आ जाएगा, ये वाला नेट फ्लक्स आ जाएगा फाई, बराबर। लिमिट कहां से कहां तक, तो ऑब्वियसली मेरे को इस रीजन से इस रीजन तक ही निकालना है, ये रीजन से इस रीजन से। तो जब यहाँ पे होगा तो आपका एक्स इक्वल कितना होगा a, और जब यहाँ पे होगा तो एक्स इक्वल क्या होगा आपका b। तो a से लेके b तक मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो वहां पे अगर देखोगे तो आपका जो फाई आ जाएगा, कॉन्स्टेंट चीजें बाहर निकाल लेते, तो म्यू नॉट I बाहर आएगा बटे 2 पाई इंटू एल भी बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1 बाय डी एक्स बटे एक्स, लिमिट a से लेके b तक, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे आगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो म्यू नॉट I बटे 2 पाई, और l तो आपका एज इट इज रहेगा ऐसे, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा log ऑफ x, इसका वैल्यू क्या होता है log ऑफ x इंटीग्रेशन, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे तो log ऑफ a माइनस b आ जाएगा, x की वैल्यू पहले b पुट कर लो, फिर x की वैल्यू a पुट कर लो, तो b माइनस a, और log ऑफ b माइनस a क्या होता है, log ऑफ b माइनस log ऑफ a क्या होता है, log ऑफ b बटे a, तो ये वाला आ जाएगा, बराबर। और इसको जब थोड़ा सा ये करते हो रीअरेंज, तो फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा म्यू नॉट बराबर इंटू एल बराबर 2 पाई बराबर log ऑफ ln ऑफ b बटे a, ठीक है। और इंटू क्या हो जाएगा लास्ट में i, बराबर। वो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका, फाई इज इक्वल टू होता है आपका l इंटू आई, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता ही है, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है आपका l इंटू आई। तो ये जो l है आपका यही तो है, यही तो l है, ठीक है। तो यही होगा आपका इंडक्टेंस, ठीक है। कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है क्या सबको, एक बार बता देता हूं। आपकी दो वायर्स है, ठीक है, एक ये वाली वायर है, दोनों इन्फिनिटली लॉन्ग वायर्स है ये दोनों, ठीक है। दोनों के बीच में जो सेंटर टू सेंटर सेपरेशन है वो कितना है, d है, ठीक है। और एक में करंट I अपवर्ड डायरेक्शन में बह रही है, एक में करंट I इनवर्ड डायरेक्शन में बह रही है। और ये दोनों जो वायर्स है, इसका जो रेडियस है वो कितना है, छोटा r है, बराबर। और आपको क्या पूछा है यहाँ पे आपको, और ये दोनों कंडक्टिंग वायर्स है, दोनों की दोनों कैसी वायर्स है, कंडक्टिंग वायर्स है। तो आपको पूछा है इस सिस्टम का, ये जो आपका सिस्टम है इसका क्या करो, सेल्फ इंडक्टेंस निकालो पर यूनिट लेंथ L। क्या निकालो, पर यूनिट लेंथ, फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो फिर से वही, अभी एक तो समझ में आता है करंट दोनों तरफ से बह रहा है, और हमने अभी अभी पढ़ा है कि अगर आपका ये वाला सिलेंडर है, अगर ये आपका क्या है, ये आपका सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल वायर है, तो जो आपकी करंट कंडक्टिंग सिलेंडर है ऑब्वियसली, तो आपकी जो करंट बहती है वो कहां से बहती है, सरफेस से होके चलती है। कहां से जाती है आपकी करंट, कहां से जाती है, सरफेस से, सिर्फ सरफेस से जाती है, ठीक है, ऐसे सरफेस से, सिर्फ सरफेस से बहती है, ठीक है, मतलब यहां से सिर्फ सरफेस से ऐसे करंट बहेंगे सरफेस से, ठीक है। तो ऑब्वियसली अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, जो होगा वो कहां पे होगा, बाहर होगा। तो ऑब्वियसली इसका एक्सिस इधर किधर तो होगा, इसका एक्सिस इधर किधर तो होगा। इस एक्सिस से अगर मैं x दूरी ले लेता हूं, कहां पे ले लेता हूं मैं, x दूरी ले लेता हूं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगा, कैसे निकालते थे, करंट के डायरेक्शन में क्या कर लो, थंब को रख दो, जिस तरफ निकालना है उस तरफ पाम रख दो, फिर फिंगर्स को कर्ल कर लो, तो कहां पे आ रही है, इनवर्ड डायरेक्शन में। कितना, अगर ये निकालते हो तो b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट I बटे 2 पाई x, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली b एज अ फंक्शन ऑफ क्या आ रहा है आपका, b एज अ फंक्शन ऑफ x आ रहा है,
बी एज ए फंक्शन ऑफ क्या रहा है आपका एक्स आ रहा है। तो सेम चीज वहां पे होगी अगर मैं इसके चलते अगर देखूंगा इस रीजन में, तो यही तो रीजन है ना, यही रीजन है, इसने और इसने क्या किया है, बाउंड करके रखा हुआ है, बराबर। ये यही रीजन आपका क्या है, क्लोज्ड है। क्लोज्ड है मतलब ऑब्वियसली ये रीजन इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, बराबर है, बराबर है, बीच में आ रहा है, बराबर है। तो उसी रीजन में क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड इधर भी होगा, लेकिन इधर कहां तक होगा, इंफिनिटी तक होगा। पर एक्चुअली आगे जाके जब हम ये निकालेंगे, आगे जाके जब हम ये निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे, बराबर, कौन सी एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। जैसे हमने कैपेसिटर में कैपेसिटर वाली एनर्जी निकाली थी, स्टोर्ड एनर्जी, बराबर है। तो एक्चुअली वो जो एनर्जी होती है अपने काम की जो होती है वो स्टोर्ड एनर्जी होती है। तो यहाँ पे जब भी आप इंडक्टेंस निकालोगे तो वहां पे देख लो कि कौन सा रीजन है जो एंक्लोज्ड है, कौन सा रीजन है जो सिस्टम के साथ इंक्लोज्ड हुआ है, ठीक है। इधर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन इधर अगर देखोगे तो इंफिनिटी का ट्रेवल कर रही है। इधर भी आपकी क्या हो रही है, इंफिनिटी तक ट्रेवल कर रही है। लेकिन यही रीजन है जो इससे और इसके बीच में क्या हुआ है, मतलब इंक्लोज्ड है दोनों के बीच में, बराबर है। और एनर्जी को हमेशा हम क्या कर सकते हैं, बादली में रखते हैं ना। अरे पानी स्टोर करके रखना है तो कहां पे रखते थे हम, बादली में रखते ना। कि चलो अगर अपने को कुछ काम करने, पानी का काम है, तो नदी से उठा के लेके आते थे क्या, वो तो फैली हुई है पानी, फैला हुआ पानी हमको क्या करना पड़ेगा, बादली में भर के यूज करना पड़ेगा ना। तो ऑब्वियसली हम एनर्जी भी कौन सी लेंगे, जो स्टोर्ड है, जो एनर्जी क्या आपकी स्टोर्ड है। तो इसके और इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसी की वजह से जो अपना इंडक्टेंस आएगा वही अपने काम का होगा, वही अपने क्या होगा, काम का होगा। क्लियर है क्या सबको। तो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे अगर देखूंगा तो इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो इनवर्ट डायरेक्शन में, इसकी वजह से अगर देखोगे तो ये भी कहां पे आ रही है, इनवर्ट डायरेक्शन में। तो इसकी वजह से एक तो समझ में आ रहा है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो आपका आ रहा है इनवर्ट डायरेक्शन में। कहां पे आ रहा है आपका, दोनों की वजह से इनवर्ट डायरेक्शन। अभी यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। तो हाँ, इस फार्मूले से अगर देखते हो तो आपका बी एज अ फंक्शन ऑफ क्या आ रहा है, आपका एक्स आ रहा है। तो ऑब्वियसली वेरिएबल है, और जब वेरिएबल है तो हम क्या करते हैं, छोटा छोटा रीजन। अगर मैं इसको सामने से ऐसे देखता हूं, इसको मैं सामने से अगर देखता हूं तो मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ही तो दिख रहा है। मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक तो रेक्टेंगल ही दिख रहा है ना, बराबर है। तो यही रीजन में है जहां पे आपके मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, इनवर्ट डायरेक्शन में ऐसे कट कर रही है। इसी रीजन में क्या आ जाएगा आपका, फ्लक्स आ जाएगा। इसी रीजन में क्या आएगा आपका, फ्लक्स आएगा, ठीक है। तो लेट से मैं मान के चलता हूं इसकी कोई भी एक लेंथ एल ले लेता हूं। लेट से मैं, ये आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो मान के चलो मैं इसकी लेंथ कंसीडर कितनी करता है, एल लेंथ कंसीडर करता हूं। तो मान के चलो मैं सिर्फ इंडक्टर कितने रीजन के लिए निकाल रहा हूं, सिर्फ फ्लक्स में इतने रीजन के लिए निकालता हूं। तो इंडक्टर भी मेरे को उतने रीजन के लिए मिलेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आपका जो इंडक्टेंस होता है वो डिपेंड ऑन ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, साइज एंड शेप पे डिपेंड करता है कि ये जो सिस्टम है आपका, सिस्टम ऑफ कंडक्टर है, उसका साइज एंड शेप कैसे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो लेट से मैं इसकी लेंथ एल मान लेता हूं और मैं एल लेंथ के लिए निकाल लेता हूं। मैं किसके लिए निकालता हूं, एल लेंथ के लिए निकालता हूं, ठीक है। तो लेट से मैं इसकी लेंथ एल कंसीडर कर ली। तो आपका जो एरिया होगा, आपका जो एरिया होगा वो एरिया ये वाला आ जाएगा। अभी थोड़ा सा समझो, कंसेप्चुअली बता रहा हूं, ठीक है। तो आपका एरिया तो ये वाला होगा, ये वाला एरिया होगा। और इसी रीजन में देखना है मेरे को फ्लक्स कितना होगा, इसी रीजन में मेरे को देखना है फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स कैसे करोगे, तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि यहां से लेके यहां तक आपका मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, बराबर। क्योंकि किसी भी सिलेंड्रिकल वायर के लिए जो आउटसाइड होता है वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक्स पे डिपेंड करता है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे वक्त हम क्या करते थे, एक्स पे जाके डीएक्स का पॉइंट लेते। तो लेट से मैं यहां से ले लेता हूं। तो यहां से अगर मैं एक पॉइंट सिलेक्ट करता हूं, यहां पे एक पॉइंट इसके सेंटर से, देख लो इसके सेंटर से, तो लेट से मैं एक्स पॉइंट सिलेक्ट करता हूं, एक्स पे जाके डीएक्स। तो ये वाला स्ट्रिप ले लेता हूं मैं, ये dx का स्ट्रिप लिया मैंने। कितना लिया मैंने, dx का स्ट्रिप लिया। तो ऑब्वियसली इससे अगर x दूरी है तो इससे कितनी होगी, इसके वायर से कितनी होगी ये दूरी, इसके सेंटर से कितनी होगी, तो निकाल सकते हो आप, ऑब्वियसली आप बता सकते हो इसके सेंटर से कितनी होगी, ये होगी d माइनस एक्स। अरे बराबर है ना। तो यहाँ पे अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालता हो तो इस वायर की वजह से भी इनवर्ट डायरेक्शन में आ रहा है और इस वायर की वजह से भी इनवर्ट डायरेक्शन में आ रहा है। तो दोनों की वजह से इनवर्ट डायरेक्शन में आ रहा है। तो आपका जो बी नेट होगा, आपका जो बी नेट होगा वो कितना आ जाएगा आपका, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई एक्स। किसकी वजह से, इस वायर की वजह से, बराबर। तो वायर 1 की वजह से, ये वाला वायर 1 की वजह से, ठीक है। ये वायर 1 की वजह से प्लस क्या कर लो, वायर 2 का कर लो, कितना, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई, और दूरी कितनी उसके सेंटर से, d माइनस एक्स।
क्योंकि वहां पे जो x होता था वो p जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो आप, जैसे अगर ये p पॉइंट है आपका, इस p पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो तो इसके सेंटर से दूरी लेते थे ना, क्योंकि ये वाला कहाँ पे, ये सिलेंडर आपका एक स्ट्रेट वायर जैसे बिहेव करता था, और वायर कहाँ पे होती थी, बराबर इसके सेंटर पे होती थी। ऐसा वो बिहेव करता था, ऐसा वो बिहेव करता था, बराबर। हालांकि इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो ही होगा सिलेंडर के अंदर, ठीक है। तो ये आपका नेट बी हो जाएगा, बराबर। इसको जब सॉल्व करोगे तो बी इक्वल कितना जाए आपका, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई 1 बाय एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 बटे डी माइनस एक्स, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका आ गया बी, कहां पे, इस छोटे से रीजन के लिए। तो dx, अभी यहाँ पे x से लेके x प्लस डी एक्स, इस x को रिप्ले अगर आप x प्लस डी एक्स कर भी देते, x प्लस डी एक्स, तो x के मामले में dx की कोई औकात है क्या, तो नहीं, इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, तो फिर से वही आ जाता आपका मैग्नेटिक फील्ड, बराबर है। तो ऑब्वियसली x से लेके x प्लस डी एक्स आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया कांस्टेंट, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जब फ्लक्स निकालूंगा उस छोटे से रीजन के लिए, तो मेरे को डिफरेंशियल फॉर्म यूज करना पड़ेगा, तो आपका b वेरी कर रहा था, ठीक है, और उस छोटे से रीजन के लिए आपका b कांस्टेंट कर दिया, तो b इंटू डी ए, b इंटू डी ए इंटू क्या हो जाएगा आपका cos ऑफ थीटा, बराबर। और cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, एज इट इज, अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर मैं डी फाई अगर निकालता हूं तो आपका b बोलो कितना है, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई, और इधर क्या बचेगा जी आपका 1 बाय एक्स, बराबर, प्लस 1 बाय डी माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय डी माइनस एक्स। अभी एरिया क्या आ जाएगा इसका, लेंथ इसकी कितनी है, एल है, तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, बराबर है, तो एल इंटू क्या हो जाएगा आपका dx, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, एल इंटू क्या हो जाएगा आपका dx, बराबर। तो यह आ गया डी फाई, इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, सिंस फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो आपको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो, आपका डायरेक्ट फ्लक्स आ जाएगा फाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एल इंटू डी एक्स है उधर, ठीक है। अभी यहाँ पे अभी जो कांस्टेंट चीज है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो अभी यहाँ पे कांस्टेंट चीजें बाहर निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई इंटू एल भी आ जाएगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बचेगा आपका 1 बाय एक्स, बराबर, प्लस 1 बाय डी माइनस एक्स, बराबर, और मल्टीप्लिकेशन में आपका क्या है dx, ठीक है। अभी लिमिट लगानी पड़ेंगे x, क्योंकि x को इंटीग्रेट कर रहे हो हम x के साथ, x को इंटीग्रेट कर रहे हो आप dx के साथ, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरे को लिमिट लगाना पड़ेगा। तो अभी मेरे को कहां से कहां तक करना है, तो देख लेते कहां से कहां तक करना है। तो एक तो समझ में आ रहा है मेरे को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, देख लो, अभी सोच के बताओ, लिमिट का कौन सी लगेगी, मेरे को लिमिट बताओ आप लोग। लिमिट कहां से कहां तक लगेंगी ये बताओ मेरे को। तो ऑब्वियसली लिमिट एक तो दिख रहा है ना, रीजन ही देख लो ना आप सीधा, तो ऑब्वियसली ये यहां से लेके यहां तक लगेंगे लिमिट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे x कितना होगा, तो ऑब्वियसली ये दूरी कितनी है आपकी, ये दूरी तो r है आपकी, ये दूरी कितनी है आपकी r है, अगर ये दूरी अगर आपकी r है, बराबर है, तो यहाँ पे x इक्वल कितना होगा आपका r होगा, बिना सोचे समझे बता सकते हो, x इक्वल कितना होगा r। और दूसरा लिमिट कहां पे लगेगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका x इक्वल कितना होगा, तो देख लो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, तो ये यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना आपका d है, बराबर, और ये कितना आपका r है, तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना होगा d माइनस r, तो यहाँ पे x कितना होगा आपका d माइनस r, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली लिमिट बहुत बार गलत हो जाता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो x की लिमिट कहां पे होगी, r से लेके d माइनस r, तो ऑब्वियसली यहां से r से लेके d माइनस r होगा। और इसको जब सॉल्व करोगे आगे, इसको जब सॉल्व करोगे आगे, तो आपको ये कुछ इस तरह रिजल्ट देगा, ठीक है, फाइनल एक्सप्रेशन कुछ इस तरह मिलेगा आपको, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं फ्लक्स लिख देता हूँ फाई, कांस्टेंट चीजें बाहर निकाल देता, म्यू नॉट आई इंटू एल बटे क्या हो जाएगा आपका 2 पाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता ही है, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ln ऑफ x, ln ऑफ x, कोई दिक्कत नहीं है, ln ऑफ x, ठीक है, बराबर है। और उसके बाद 1 बाय डी माइनस एक्स का, तो ऑब्वियसली वो तो आपका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होगा, और x का कोएफिशिएंट कितना है -1, ऑब्वियसली आपको पता है प्लस 1 बाय -1, बराबर है, ln ऑफ डी माइनस एक्स, ऐसा कुछ तो भी होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली ये -1 है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट माइनस लिख सकता हूँ, माइनस, ठीक है। और लिमिट बोलो जी कहां से कहां तक लगेगी, r से लेके d माइनस r तक। और इसको थोड़ा सा अगर आगे सॉल्व करते हो तो ये म्यू नॉट आई इंटू एल बटे क्या हो जाएगा आपका 2 पाई, और आगे इधर आपको एक फार्मूला ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b क्या होता है, आपको ये फार्मूला पता है, ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b इज इक्वल टू होता है आपका ln ऑफ
ए बटे बी, ये आपका जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये ए का काम कर रहे हैं, बी का काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहां से क्या हो जाएगा आपका ln ऑफ एक्स बटे डी माइनस एक्स। अभी लिमिट पुट कर सकते हो, कहां से कहां तक, आर से लेके डी माइनस आर तक। और जब यहाँ पे इसको पुट करोगे तो म्यू नॉट आई बटे इंटू एल बटे 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा ln ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो डी की वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी, डी माइनस आर बटे डी माइनस आर, तो डी कट जाएगा और माइनस माइनस ये माइनस आर का क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आर, ठीक है, माइनस। फिर क्या करोगे आप, बराबर है, फिर क्या करोगे आप, ये लिमिट पुट करोगे अपर 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 लोअर लिमिट, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे पुट कर लो डी माइनस आर, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू आर पुट करनी है, देखो एक्स की वैल्यू आर, तो बटे क्या हो जाएगा आपका, सॉरी आर बटे क्या हो जाएगा आपका डी माइनस आर, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी लोअर लिमिट, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका जो फ्लक्स आ जाएगा दैट विल बी म्यू नॉट आई इंटू एल बटे 2 पाई, और इधर क्या हो जाएगा आपका ln ऑफ, फिर से वही फार्मूला ln ऑफ ए बटे, तो ln ऑफ डी माइनस आर बटे आर, ये वाला ए बटे क्या हो जाएगा आपका आर बटे हाँ आर बटे क्या हो जाएगा डी माइनस आर। इसको जब सॉल्व करोगे आप, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा फाइनली आपका जो फ्लक्स मिलेगा दैट विल बी म्यू नॉट आई इंटू एल बटे क्या हो जाएगा आपका 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला ऑब्वियसली आपको पता ही है ऊपर, हाँ देख लो। तो यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करोगे तो आप लिख सकते हो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट डिवाइड में, तो कैसे करना है आपको पता ही है। तो ln ऑफ क्या हो जाएगा आपका डी माइनस आर, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आर उसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है, बराबर है। और ln का क्या होगा स्क्वायर, आपको पता है ln ऑफ ए टू पावर बी इज इक्वल टू क्या होता है बी इंटू ln ऑफ ए, ये आपको फार्मूला पता ही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये 2 आपका सामने आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा आपका सामने, तो ये 2 और ये 2 आपका कट जाएगा, ठीक है। और इसको अगर जब देखोगे तो आपका जो फ्लक्स आया फाइनली, इसको अगर देखोगे तो आपका जो फ्लक्स आया फाइनली वो आया म्यू नॉट, मैं लिख देता हूं, आई सबसे लास्ट में लिखूंगा, म्यू नॉट एल बटे पाई बराबर है इंटू ln ऑफ डी माइनस आर बटे आर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटू क्या है आपका आई आया, इंटू क्या है आपका आई, तो आपका जो ये आया फ्लक्स। और आपको जनरल फार्मूला अगर इसके साथ कंपेयर करते हो, फाई इज इक्वल टू क्या होता है आपका एल इंटू आई, एल इंटू क्या होता है आपका आई, तो आपको ऑटोमेटिक जो एल आएगा, जो एल मिलेगा यहां से, जो एल मिलेगा दैट विल बी म्यू नॉट एल बटे पाई इंटू ln ऑफ डी माइनस आर बटे क्या हो जाएगा आपका आर, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। पर मेरे को क्या निकालना था सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो ये जो एल है ये तो मैंने एल लेंथ के लिए निकाला, तो एल को डिवाइड कर दो ऐसे इस तरह, यही क्या होगा आपका सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ एल, तो ये हो गया आपकी फाइनल आंसर। कहीं पे दिक्कत है तो पूछ लो। हाँ देख लो जी, एक आपकी टेबल है, ठीक है, और इस टेबल के ऊपर क्या है आपका एक कॉइल रखा हुआ है, ठीक है, एक आपको कॉइल रखा हुआ है, और उसको नहीं किया मैंने, उस कॉइल को मैंने एक्सटर्नल सर्किट के साथ अटैच कर दिया। तो आपको फिर से यहाँ पे आपका रियोस्टेट रेजिस्टेंस है, अगर मैं इस तरफ स्लाइड करूंगा तो ऑब्वियसली आपका करंट क्या होगा बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है आपका आई इज इक्वल टू होता है वी ऑफ बैटरी बटे आर इक्विवेलेंट, बराबर है। तो ऑब्वियसली आर इक्विवेलेंट में आपका आर आ रहा है, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में, अगर आपका घट रहा है, ये अगर आपका घट रहा है, ठीक है, तो करंट आपका बढ़ेगा, कैसे, क्योंकि आपको क्या कर रहे हो आरएच को क्या कर रहे हो घटा रहे हो स्लाइड करके, बराबर। तो ऑब्वियसली आपका करंट आपका बढ़ेगा, तो करंट आपका बढ़ेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसी कॉइल के जस्ट ऊपर, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। हाँ इसी कॉइल के जस्ट ऊपर मैंने क्या रखा, एक दूसरा कॉइल रखा, इसी कॉइल के जस्ट ऊपर मैंने क्या रखा, एक दूसरा कॉइल रखा। तो लेट से आपका ये इसको जो है इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल, इसको हम क्या बोलेंगे प्राइमरी कॉइल, ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल, और इसको हम क्या बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल,
इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो आपका जो प्राइमरी कॉइल है वो आपका एक्सटर्नल सोर्स के साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो आपका जो ये प्राइमरी कॉइल है ये किसके साथ अटैच्ड है, एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है, एक बैटरी के साथ क्या कनेक्टेड है, बराबर है। तो ऑब्वियसली इसमें से तो करंट पास हो रहा है। ठीक है, ये एम्पियर आपको डिफ्लेक्शन दिखाया है, बराबर है। और आपका जो सेकंड कॉइल है इसके साथ मैंने क्या मतलब एक गैल्वेमीटर लगा दिया, मान के चलो एक क्या लगा दिया मैंने, गैल्वेमीटर, जो क्या बताएगा आपको, डिफ्लेक्शन बताएगा। आप बोल सकते हो ये गैल्वेमीटर लगा दिया मान के चलो, आपको डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अगर उसमें करंट होगी तो ये गैल्वेमीटर आपको क्या दिखाएगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अगर करंट नहीं होगी तो ये आपका गैल्वेमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, ये गैल्वेमीटर आपको डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ तो भी अरेंजमेंट है। तो ऑब्वियसली सेकंड जो कॉइल है आपकी, सेकेंडरी कॉइल जो है वहां पे अगर देखोगे तो वहां पे आपका कोई एक्सटर्नल बैटरी नहीं है, एक्सटर्नल ईएमएफ नहीं लगा हुआ है, एक्सटर्नल सोर्स लगा हुआ है कि बैटरी का नहीं लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली उसमें से करंट तो नहीं बहेगा, उसमें से करंट बहेगा क्या, नहीं। तो मान के चलो यहाँ पे मैं सर्किट को ऑन कर देता हूँ, क्लोज स्विच को क्लोज करके मैं सर्किट को क्या कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ। यहाँ से फट से क्या होगी, करंट बहना चालू करेंगी। जैसे आपकी करंट बहेंगी तो अगर आप देखोगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आपकी कुछ ऐसे बनेगी, अगर थोड़ा सा समझते हो तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आपकी कुछ ऐसा बनेगी। ठीक है, ऐसे कुछ तो भी इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, थोड़ा समझ सकते हो। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन अगर दिखाता हूं तो ऑब्वियसली इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ये सभी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी ये कहां पे होगी, आपकी इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, बराबर है। तो पहले कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो सेकंड कॉइल से भी क्या कर रही है, आपकी सेकंड कॉइल से भी क्या कर रही है, कट होते हुए निकल रही है। जो पहले जो कॉइल में जो मैंने मैग्नेटिक, पहले कॉइल में जब मैंने करंट पास किया, बराबर है, तो करंट पास करने की वजह से पहले कॉइल में क्या हुआ, आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा आपको पता है, सेंटर पे म्यू नॉट आई बटे 2r, 2r होता है आपको बताइए। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो बी है आपका वो फिर से आई का फंक्शन है, किसके लिए, ये किसके लिए मैं बता रहा हूं, प्राइमरी कॉइल, बराबर है, प्राइमरी कॉइल। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली अगर करंट है तो मैं इसको I1 लिख देता हूं, प्राइमरी कॉइल का करंट मैं I1 लिख देता हूं, लेट से। ठीक है, मान के चलो ये करंट में क्या लिख देता, I1 लिख देता। ठीक है, प्राइमरी कॉइल का है तो I1 लिख देता। ठीक है, बराबर है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, आपका B1 का होगा, पहले इसका होगा। ठीक है, क्योंकि पहले इसमें क्या हो रहा है आपका करंट पहले इसमें आपका क्या है, करंट बह रहा है, तो उसकी वजह से पहले इससे क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है। लेकिन पहले कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, पहले कॉइल में जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, इसके जस्ट ऊपर आपका क्या रखा हुआ है, दूसरा कॉइल रखा हुआ है। तो पहले वाली कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है वो उससे तो पास हो ही रही है, खुद से तो पास हो रही है, साथ में इसके ऊपर जो म्यूचुअली दूसरा कॉइल रखा हुआ है, इसके ऊपर जो दूसरा कॉइल रखा हुआ है उस कॉइल से भी क्या हो रही है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वही पास कर रही है। मतलब पहले कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सेकेंडरी कॉइल के साथ क्या है, लिंक्ड है, जिसकी वजह से पहले कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो दूसरे कॉइल के साथ लिंक्ड होने की वजह से इसके थ्रू क्या कर रहा है, फ्लक्स पास कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, बराबर। मतलब यहां पे प्राइमरी कॉइल की वजह से, प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकेंडरी कॉइल में क्या बन रहा है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, एक क्या हो रहा है, एक लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है। अरे हागी ना, तो अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, अगर मान के चलो जैसे यहां पे मैंने RH को घटा के, अगर मैं RH को घटाता हूं तो आपका I बढ़ता है, और अगर मैं RH, ये जो आपका रियोस्टेट रेजिस्टेंस है प्राइमरी कॉइल में, अगर मैं RH को बढ़ाता हूं, अगर मैं RH को बढ़ाता हूं तो आपका जो V बटे R इक्विवेलेंट होगा, बराबर, ये आपका R इक्विवेलेंट बढ़ेगा। अगर R इक्विवेलेंट बढ़ेगा तो आपका जो I होगा वो घटेगा। तो एक तो समझने वाली बात है, ये कहां पे मैंने, ये दोनों कहां पे किया मैंने, प्राइमरी कॉइल में। तो प्राइमरी कॉइल में मैं करंट को चेंज कर सकता हूं बाय चेंजिंग द रियोस्टेट रेजिस्टेंस, बराबर। अगर मैं रियोस्टेट रेजिस्टेंस के ऊपर जो स्लाइडर है उसको लेफ्ट या राइट में अगर घुमाता हूं तो वहां पे ऑब्वियसली वहां पे RH की वैल्यू चेंज हो रही है, और RH की वैल्यू चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली प्राइमरी कॉइल में जो करंट है आपका वो चेंज हो रहा है, या तो डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा, वो मैं कर सकता हूं चेंज, बराबर है। तो ऑब्वियसली अगर आपका I चेंज होगा तो पहला वाला केस लेते हैं, लेट से आपका ये वाला पहला वाला केस मान के चलो, अगर आपका I बढ़ रहा है, आपका I क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर आपका I बढ़ रहा है, अगर आपका I क्या हो रहा है, अगर I आपका अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली ये चीज बढ़ेगी, I1, ये I मतलब ये आपका क्या, I1 ही तो है, प्राइमरी कॉइल वाला I1 बढ़ेगा। तो ये अगर आपका I1 बढ़ रहा है, ठीक है, तो B1 भी बढ़ रहा है, बराबर है। और यहाँ पे एक मैंने स्पेशल केस लिया है,
ठीक है। वो स्पेशल केस ये है कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि जितनी लाइंस इसके जितनी बराबर इसके जस्ट ऊपर मैंने क्या रखा हुआ है, इसके जस्ट ऊपर मैंने क्या रखा हुआ है, दूसरा कॉइल रखा हुआ है। तो यहां से जितनी लाइंस निकल रही है वो पूरी की पूरी क्या हो रही है, सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक्ड है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले कॉइल से जितने भी निकल रही है वो पूरी की पूरी क्या आपकी इसके साथ लिंक्ड है, इसके साथ लिंक्ड है। बराबर, किसके साथ लिंक्ड है, सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक्ड है, जितनी भी लाइंस निकल रही है। ठीक है, बराबर है। तो पूरी की पूरी लाइंस अगर जा रही है तो ऑब्वियसली इसका जो को फैक्टर होगा वो क्या होगा, आपका 1 होगा। आगे जाके पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ जो को फैक्टर होता है वो क्या होता है, कपलिंग फैक्टर क्या होता है वो आगे जाके हम देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए वो चीज छोड़ो, जब आगे जाके जब हम सेल्फ वाला भी ये लेंगे और म्यूचुअल वाला भी एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे सेल्फ वाला कंसीडर मत करो, यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस नहीं लेके चलना है। ऑब्वियसली हमने पढ़ा है कि अगर इस कॉइल में अगर करंट चेंज होगा तो इसी कॉइल में क्या होगा, करंट जो चेंज हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना की वजह से ये क्या करेगा, एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा, जिसकी वजह से ऐसे करंट बहेगी। वो करंट क्या करेगी, इसमें जो करंट का परिवर्तन आ रहा है उसी को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। ये तो हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, तो सेल्फ नहीं ले रहा हूं मैं, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा रहा हूं मैं। यहाँ पे क्या पढ़ा रहा हूं आपको, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है वो देखेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होगा इससे, जो अभी जब मैं यहाँ पे अगर मैं I1 की वैल्यू अगर बढ़ा देता हूं प्राइमरी कॉइल में, बराबर है, तो यहाँ पे आपका B1 बढ़ जाएगा। जैसे आपका B1 बढ़ जाएगा तो आपका जो सेकेंडरी कॉइल है जितनी लाइंस यहां से निकल रही है उतनी लाइंस इसको कट कर रही है, तो जितना फ्लक्स इसके साथ लिंक्ड है उतना ही फ्लक्स इसके साथ लिंक्ड है। बराबर, तो जैसे मैं यहाँ पे I की वैल्यू चेंज करता हूं तो आपका B चेंज हो रहा है। बराबर, तो बी भी आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर आपकी बढ़ रही है तो जो नंबर ऑफ लाइंस होगी वो आपकी बढ़ने लगेगी। नंबर ऑफ लाइंस क्या होगी, वो बढ़ने लगेगी। तो ऐसे कुछ तो भी बढ़ने लगेगी, ऐसे कुछ तो भी बढ़ने लगेगी। बराबर, नंबर ऑफ लाइंस आपकी बढ़ने लगेगी। बराबर है, आपकी नंबर ऑफ लाइंस अगर बढ़ने लगेगी तो जैसे नंबर ऑफ लाइंस बढ़ने लगेगी आपका जो फ्लक्स है इसके साथ लिंक वो भी फ्लक्स बढ़ने लगेगा। तो वहां पे क्या दिखाएगा, अगर जैसे यहाँ पे प्राइमरी कॉइल में ये हुआ, जैसे आपका प्राइमरी कॉइल में ये हुआ, तो प्राइमरी कॉइल में जो बी का चेंज आया, प्राइमरी कॉइल में जो बी का चेंज आया इसकी वजह से जो फ्लक्स है सेकेंडरी कॉइल में, तो यहाँ पे मैं फ्लक्स 2 लिख देता हूं। फ्लक्स 2 है वो सेकेंडरी कॉइल में कितना होगा, B1। ऑब्वियसली B1 होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसे लेनी, पहले वाली कॉइल के लेनी पड़ेंगे, इनटू एरिया। एरिया क्या होगा आपका A2, फ्लक्स तो इसके थ्रू इससे साथ लिंक निकाल रहे हो तो एरिया इसका लेना पड़ेगा। बराबर, इनटू cos ऑफ थीटा, इसकी वैल्यू फिलहाल के लिए 1 ले लो। बराबर, तो φ2 जो होगा वो कितना आ जाएगा आपका, B1 अगर देखोगे तो म्यू नॉट I1 बटे क्या होगा आपका 2R, यहाँ पे 1 लिख देता हूं मैं R1। बराबर, इनटू क्या हो जाएगा आपका A2 लिख देता है यहाँ पे। बराबर है, तो आपका ऑब्वियसली I1 बढ़ रहा है तो ये भी आपका बढ़ेगा, ये भी आपका बढ़ेगा। तो आपका क्या हो रहा है, जो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक्ड है, बराबर, सेकेंडरी कॉइल, ये किसके लिए निकाला मैंने, सेकेंडरी कॉइल के साथ जो लिंक्ड फ्लक्स है वो आपका क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट दिखा रहा है। कहां पे इंक्रीमेंट दिखा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां पे कट कर रही है, इनवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कहां पे कट कर रही है आपकी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में या फिर इनवर्ड डायरेक्शन में, इसके विथ रिस्पेक्ट टू इनवर्ड। बराबर, तो यहाँ पे आपको इनवर्ड इंक्रीमेंट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है आपको, इनवर्ड इंक्रीमेंट दिखा रहा है। कहां पे, सेकेंडरी कॉइल में। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो जो सेकेंडरी कॉइल है इसमें क्या दिखा रहा है आपका, इनवर्ड इंक्रीमेंट। बराबर, इनवर्ड इंक्रीमेंट इन इंक्रीमेंट ऑफ लिंक्ड फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। और हमने पढ़ा है अगर किसी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अगर किसी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स अगर आपका चेंज होता है टाइम के साथ तो उसमें क्या होता है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उसमें क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। बराबर, एक सोर्स इंड्यूस होता है बैटरी का, वो जो कॉइल होगा वो एक बैटरी जैसे एक्ट करेगा। एंड अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ वो ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से उसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो ऐसे बहेगी कि जिसने उसको बनाया है, तो किसने बनाया है, इनवर्ड इंक्रीमेंट ऑफ फ्लक्स। किसने बनाया है आपको, इनवर्ड इंक्रीमेंट ऑफ फ्लक्स। तो ये आपका क्या हुआ, कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, यही तो कॉज है। बराबर है, और अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ क्या होता है, जिसने उसको बनाया है उसी को वो क्या करेगा, नष्ट करने की कोशिश करेगा। कौन, इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट आपका ऐसे बहेगा कि जिसने उसको बनाया उसी को वो नष्ट करने की कोशिश करेगा। अगर उसी को वो नष्ट करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे जो
बनाया किसने, ये कॉज है बनाने का, इनवर्ट इंक्रीमेंट ऑफ लिंक फ्लक्स। अगर इनवर्ट इंक्रीमेंट ऑफ लिंक अगर इनवर्ट इंक्रीमेंट ऑफ फ्लक्स अगर इसका कॉज है तो ये क्या करेगा, इनवर्ट इंक्रीमेंट होने देगा क्या, नहीं, उसको क्या करेगा, वो घटाने की कोशिश करेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे फील्ड लाइंस इनवर्ट डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो ये अपनी फील्ड लाइंस बनाएगा कहां पे, अपवर्ड डायरेक्शन में। कहां पे बनाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे ऐसे बनाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये कहां पे होगी आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, ये कहां पे होगी आपकी अपवर्ड डायरेक्शन होगी। और ये अगर आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी तो इसमें अगर मैं करंट के डायरेक्शन निकालता हूं, इसमें अगर करंट के डायरेक्शन निकालता हूं तो ऑब्वियसली इस हिसाब से अगर मैं करंट के डायरेक्शन निकालता हूं लेंस लॉ से, तो आपका जो करंट का डायरेक्शन आएगा वो आएगा आपका अपवर्ड डायरेक्शन है ना, तो थंब ऊपर की तरफ रखना पड़ेगा, तो आपका करंट का डायरेक्शन ये वाला होगा, ये आपका करंट का डायरेक्शन होगा, किसका, आई इंडुस्ड, आई इंडुस्ड, ये क्या होगा आपका आई इंडुस्ड। ठीक है, और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, यही जो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, जिसमें पहले करंट नहीं बह रहा था एक दूसरे कॉइल में, इसी से जो कपल्ड दूसरी जो कॉइल है बराबर, उस कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था, इससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो इसके साथ लिंक थी, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इससे जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स था वो चेंज हो रहा था, और इसमें जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था उसकी वजह से इसमें क्या हुआ, एक करंट इंड्यूस्ड हुई बराबर, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। अगर ये अब ऑब्वियसली अगर फील्ड लाइंस होगी तो इसकी जो फील्ड लाइंस होगी वो इसको भी तो क्रॉस करेंगी ना, तो इसमें जो करंट का चेंज आ रहा है, इसमें करंट क्या हो रहा था, पहले बढ़ रहा था बराबर, तो इससे जो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी, जैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ लिंक्ड है, वैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ भी तो लिंक्ड है ना बराबर, तो इसका फ्लक्स अगर ये हो रहा है इंक्रीमेंट को अगर ये वाला अपोज कर रहा है, या इसके इससे जो लिंक फ्लक्स है बराबर है, उसको अगर उसका जो इंक्रीमेंट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको अगर ये अपोज कर रहा है तो इसको भी तो अपोज करेगा ना बराबर है, तो इसको भी अपोज करेगा, तो इसमें भी क्या होगा, आपका करंट इंड्यूस्ड होगा बराबर है, वो क्या करेगा, इसमें जो चेंज आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो करंट बढ़ रही थी उसको अपोज करेगा, उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो डायरेक्टली आप बता सकते हो, ठीक है बराबर है। अगर उसकी अगर वैल्यू निकालना है तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो कि आपका जो φ2 है यहाँ पे, तो φ2 अगर देखोगे तो ये है आपका म्यू नॉट बराबर है A2 बटे 2R1, ये वाला है, और ये आपका क्या है, I1 है, ये वाला आपका क्या है, I1 है। तो एक्चुअली ये चीज जो है वो कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि φ2 इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, आपका I1 होगा, और यहाँ पे जब लिखोगे तो φ2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका M इंटू I1, वेयर M इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस टू कॉइल, वेयर M इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस टू कॉइल, इसका भी यूनिट क्या होगा आपका, हेनरी होगा। यहाँ पे कहीं पे दिक्कत है तो पूछ लो।